देखिए, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि सर्किट एनालिसिस में हमें रिस्पांस की स्टडी करनी है। वी और आई यानी वोल्टेज या करंट हमारा रिस्पांस होगा और उसकी हमें स्टडी करनी है। उसके लिए हम कुछ इनपुट देंगे, वो इनपुट एसी हो सकता है, डीसी हो सकता है, कोई डिफरेंट टाइप का सिग्नल भी हो सकता है। ठीक है, बट इन जनरल जो चांसेस होते हैं वो डीसी के ही आने के होते हैं जब हम ट्रांसिएंट की बात करते हैं, क्योंकि एसी से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट वी विल सी अबाउट एसी एज वेल इन कमिंग क्लासेस, अपकमिंग क्लासेस। तो सर्किट एनालिसिस के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमें चार चीजें पता होनी चाहिए, और दो हम डिस्कस कर चुके हैं, तीसरी अब आज हम देखेंगे। तो पहली चीज मैंने आपको बताई थी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो केसीएल केवीएल की बात करते हैं। तो ये हमने देख लिया था कैसे लगाते हैं। सेकंड, इनिशियल कंडीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और कुछ सर्किट्स में हमने लगा के देख लिया था। ऑल्दो इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन निकालना थोड़ा सा हमें और प्रैक्टिस की जरूरत है। बट अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स मिलते रहेंगे, तो हम उनमें इनिशियल और फाइनल कंडीशन निकालते रहेंगे, तो उससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बट एक आइडिया कि कैसे हम वो निकाला जाता है वो हमने देख लिया था। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट और टू सॉल्व दिस केसीएल इक्वेशन और केवीएल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, एक या तो डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या दूसरा लैपलास ट्रांसफॉर्म की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे ये हम थोड़ा सा देखना शुरू करते हैं। कुछ सर्किट्स हम ले लेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे ये हमारे पास है, हम ये 12th क्लास में पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो कुछ इस तरह से दिखती है, डी वाई बाई डी टी प्लस पी वाई टी इज इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पे y क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ t। ओके, और t के रिस्पेक्ट में ही ये डिफरेंशिएट हुई हुई है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑर्डर जो है, हाईएस्ट ऑर्डर जो है डेरिवेटिव का वो 1 है। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे फुल पावर भी क्या है, 1 है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे एक टर्म जो होगी वो डेरिवेटिव की होगी इस तरह से, दूसरी में वाई टी फंक्शन होगा लेकिन डेरिवेटिव नहीं होगा। ये p जो है ये कोई कांस्टेंट है, और ये जो q है ये हमारा क्या है, ये एक फंक्शन है t का। फिर से कांस्टेंट भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है t का। अगर ये वैल्यू 0 है तो हम बोलते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस। ओके, तो उसको सॉल्व करना हो तो हम वाई टी का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिखते हैं। सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन ऑफ द वाई टी। हमें जो ध्यान रखना है यहाँ पर, एक तो इस इक्वेशन का और इसकी फॉर्म का, p क्या है q क्या है, उसके बाद हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये 12th में भी हमने देख रखा है। तो ये मैंने वापस से आपको लिख के दिखाया था, इफ यू रिमेम्बर। तो यहाँ पर yt का एक्सप्रेशन हम डायरेक्टली, अगर इस फॉर्म में है इक्वेशन, तो हम yt के बारे में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि yt कैसा होगा। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स वगैरह हम ले लेते हैं और उसकी मदद से ये लिख देते हैं। अब इसके लिए आपको q और p को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ओके, नाउ देखते हैं कि इसको कैसे हम अपने सर्किट में यूज करेंगे। तो हमने एग्जांपल के लिए क्या ले लिया, एक ये सर्किट ले लिया, आरएल सर्किट ले लिया सीरीज। एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया यहाँ पे V वोल्ट का, और ट्रांजिएंट्स जनरेट करने के लिए हमने स्विच को क्लोज कर दिया t इक्वल्स टू 0 पे। इनिशियली अभी हम यहाँ पे क्या मान करके चल रहे हैं कि सर्किट में पहले कोई करंट नहीं था, मतलब इंडक्टर पहले कहीं और कनेक्टेड नहीं था, और बस इसी सर्किट में कनेक्टेड है। पहले डिस्चार्ज था फुली, कोई एनर्जी स्टोर नहीं थी इंडक्टर के ऊपर। अब उस केस में होगा क्या, जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो ट्रांजिएंट्स जनरेट होंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, बिना सर्किट को सॉल्व करे इनिशियल और फाइनल वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर हम देखिए, एक कॉमन करंट ही फ्लो करेगा पूरे सर्किट में, यहाँ पे आईटी, अगर मैं यहाँ से आईटी करंट मान लेता हूँ तो यही पूरा कॉमन करंट है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसकी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं क्या होगा। तो इनिशियल वैल्यू मतलब t इज इक्वल्स टू 0 प्लस पे क्या वैल्यू है करंट की, which will be same as the value of the current at 0 minus y, क्योंकि इंस्टेंटेनियसली तो करंट चेंज होने नहीं देगा इंडक्टर, इसलिए जो इस वक्त पे करंट था वो होगा, वो एक्चुअल में प्रीवियस करंट के बराबर ही होगा, लगभग 0 एम्पियर ही होगा। बट अगर हम बात करें फाइनल स्टेट की, फाइनल स्टेट का मतलब क्या है, फाइनल स्टेट का मीनिंग ये है कि फाइनली क्या करंट फ्लो कर रहा होगा इस सर्किट से। तो फाइनली जो होगा, एक स्टेडी स्टेट करंट यहाँ पे क्या होगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि डीसी वोल्टेज है तो करंट तो चेंज होगा नहीं फाइनली, जितना भी टाइम लगे उसके बाद क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा।
दैट मीन्स आई कांस्टेंट। अगर आई कांस्टेंट तो डी आई बाई डी टी जीरो, जिसका मतलब वी एल जीरो। इसका मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, क्योंकि वोल्टेज जीरो है, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। अभी पहले कैसे काम करता है, ओपन सर्किट की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल करंट को फ्लो नहीं करने दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास वोल्टेज हो जाएगी फाइनली, ये फाइनल कंडीशन की। ठीक है, तो ये हमारी इनिशियल और फाइनल कंडीशंस हो गई। फाइनली हमने ये डिस्कस भी करा था हमने प्रीवियस क्लास में कि इन्फिनिटी पे क्या होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस जो होगा वो लिमिट कर रहा होगा करंट को, देन इट विल बी गिवन बाय वी ओवर आर। अब इस सर्किट को एनालाइज कैसे करें, ये तो इनिशियल कंडीशंस है, या तो आपसे डायरेक्टली यही पूछा गया कि इनिशियल और फाइनल कंडीशंस क्या होंगी, आई जीरो प्लस क्या होगा, आई जीरो माइनस क्या होगा, इन्फिनिटी क्या होगा, वी एल जीरो माइनस क्या होगा, जीरो प्लस क्या होगा, और वी एल जीरो या वी एल इन्फिनिटी क्या होगा। तो हम ये सब चीजें बता करके हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इस पूरे सर्किट को एनालाइज करना है, इसके ट्रांजिएंट्स को एनालाइज करना है, तो हम अपना वापस से जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, पहला काम हमारा क्या होगा, हम इसकी केसीएल केवीएल इक्वेशन लिखेंगे, जिसके लिए हमने क्या करेंगे, यहाँ पे केवीएल इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि सीरीज सर्किट है। ओके, तो जब हम लिखेंगे तो हमने पोलैरिटी यहाँ पे लगा ली, ये प्लस और ये माइनस, रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है तो ये प्लस और ये माइनस। हमेशा इंडक्टर के लिए कंफ्यूजन हो सकती है, जैसा कि हमने पहली ही क्लास में डिस्कस किया था इस यूनिट की। तो इंडक्टर अभी चार्ज हो रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है, दैट मींस इट इज एक्टिंग एज अ लोड और सिंक। तो यहां पर भी पॉजिटिव में करंट एंटर करेगा जैसे रेजिस्टेंस में करता है, क्योंकि वो भी लोड की तरह काम करता है, अदरवाइज अपोजिट होता है पोलैरिटी। तो यहाँ पे इंडक्टर की प्लस और माइनस पोलैरिटी इस तरह से हम लेंगे, और हम अब मूव करना शुरू करेंगे। सपोज करिए इस पॉइंट से हमने मूव करना शुरू करा, ए से लेफ्ट की तरफ क्लॉकवाइज। तो पहले क्या होगा, पोटेंशियल राइज है, हमने पोटेंशियल राइज को पॉजिटिव एज्यूम कर लिया, तो ये हो जाएगा प्लस वी। फिर प्लस से माइनस यानी कि पोटेंशियल डिके, दैट मींस आई आर, एंड देन एल डी आई बाई डी टी। ये भी हमने एक्सप्रेशन कैसे लिखना है देख लिया था। अब ये जो है इसको हम रीअरेंज करके इस फॉर्म में ले आएंगे, इस इक्वेशन की फॉर्म में ले आएंगे। एक बार हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, तो अब हम ये सीधे सोल्यूशन यहाँ पर लिख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमने क्या करा, यहाँ पर पीछे वाली जो स्लाइड है उसका यहाँ पे थोड़ा सा उतार लिया ताकि हमें रेफर कर सके उसको। तो ये हमारे पास था। तो आई टी यहाँ पर वो वेरिएबल है जिसका एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा आई टी बन रहा है वाई टी की जगह। तो हमने आई टी लिखा, ई रेज टू द पावर माइनस पी टी एंड सो ऑन चलेगा। अब क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है और इंडक्टेंस भी कांस्टेंट है, इंडक्टेंस कांस्टेंट किस वजह से है, इंडक्टेंस हमारी इस वजह से कांस्टेंट है क्योंकि हमने कॉइल की ना तो ज्योमेट्री चेंज करी है, ना उसके अंदर का मटेरियल चेंज करा है, नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किया। तो इंडक्टेंस तो हमारा कांस्टेंट रहा करेगा, तो v अपॉन एल जो होगा इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, और बाकी की चीज को हम क्या कर देंगे, इसको टर्म को इंटीग्रेट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन ये होता है डिवाइडेड बाय आर बाय एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आ जाएगा v अपॉन आर। और ये जो पूरा चीज है, ये पूरी की पूरी चीज मिला करके आपकी हो जाएगी 1। क्यों? क्योंकि ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 0 हो जाएगी पावर, सो दिस विल बी 1। और ये वाली टर्म हमने एज इट इज उतार दिया। तो फाइनली हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। क्या हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है? नहीं, हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पर अभी इक्वेशन में कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए ही हमें इनिशियल और फाइनल कंडीशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमें पता था क्या, आई जीरो प्लस पे हमारा जो करंट है सर्किट में वो 0 है। वो सिचुएशन हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। हम टी की जगह पर क्या रख देंगे, 0 प्लस। दैट मीन्स टी की जगह पर जहां भी होगा वहां 0 प्लस रख देंगे। तो अल्टीमेटली जो हमारी इक्वेशन होगी वो ऐसे रिड्यूस हो जाएगी। अब आई जीरो प्लस जो था वो 0 था, तो वो वैल्यू हम पुट करके यहाँ पे k की वैल्यू हमने निकाल ली और उसको हमने पुट कर दिया इस इक्वेशन में, टू फाइंड आउट आर एक्चुअल इक्वेशन। व्हाट इज आर एक्चुअल इक्वेशन? एक्चुअल क्या आएगा? ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। ओके, नेक्स्ट थिंग जो है, ये फाइनल एक्सप्रेशन तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो इस एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाएगा कि कैसे ट्रांजिएंट डाई आउट हो गया। ठीक है, ट्रांजिएंट्स जो होते हैं वो हम मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट टाइम में सर्किट स्टेडी स्टेट में पहुंच ही जाएगा, वो तो फैक्ट है कि इनफाइनाइट टाइम में तो पहुंच ही जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो 0 से लेकर के t तक ये जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो 0 पे तो करंट 0 था,
इन्फिनिटी पे करंट V अपॉन आर था, हमने अभी पीछे भी देखा है, देखिए यहाँ पर इनिशियल कंडीशन है ना हमारी, यहाँ पर ये 0 है और ये V अपॉन आर है, तो ये चीज हमने पीछे भी देख ली थी। फाइन। लेकिन इस बीच में ये वेरी कैसे करेगा, ये वेरी करेगा एक्सपोनेंशियली, क्योंकि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पर हमने इसका ये ट्रेंड दिखा दिया कि एक्चुअल में ऐसे वेरी करेगा। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा और इन्फिनिटी पे जाकर के ये इसको काटेगा, तो एसिम्पटोट की तरह बिहेव करेगा V अपॉन आर। V अपॉन आर ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये इसके लिए एसिम्पटोट की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसको एक बार मैं रब कर देता हूँ, बहुत ही, ये जो वैल्यू है ये V अपॉन आर। ठीक है, अब ये जो फंक्शन, ये जो वैल्यू है, इसमें हम L बाय आर को मान लेते हैं टाइम कांस्टेंट बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं अभी हम बताएंगे, बट ये L बाय आर है, इसको टाइम कांस्टेंट बोल दिया। तो हमने इस इक्वेशन को ऐसे लिख लिया। अब सिर्फ एक मैथमेटिकल हम बात करते हैं, अभी हम कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैथमेटिकल बात कर रहे हैं कि ये जो t है ये वेरिएशन बता रहा है टाइम के साथ करंट की। अब इस t की जगह पर अगर आप टाउ रख दो तो क्या होगा, टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा, ये e की पावर -1 बच जाएगा। उस केस में ये इस तरह से दिखेगा और फाइनली दिस विल बी कैलकुलेटेड एज 0.63 टाइम्स V अपॉन आर। तो V अपॉन आर क्या है, फाइनल वैल्यू है उसका 63%, 100 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 63% उसका क्या मिल गया हमें, रिस्पॉन्स मिल गया। कब, जब आप इसको टाउ रखेंगे। टाउ क्या था, वो L अपॉन आर था। तो हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आती है उसको हमने बोल दिया कि एक, इसको हमने कुछ नाम दे दिया कि ये कांस्टेंट है और इसको हम टाइम कांस्टेंट बोलेंगे। ये टाइम कांस्टेंट हमें क्या बताएगा, ये टाइम कांस्टेंट हमें ये बताएगा कि 63% तक आउटपुट के कितनी देर में हम पहुंचने वाले हैं, और वो सिस्टम के पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, एल और आर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। सपोज कीजिए एल और आर का रेशियो जो है वो 1 सेकेंड आ जाता है, तो ये 1 सेकेंड में 63% जो है करंट जो होगा स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो दिस इज व्हाट इट वी मेंट बाय टाइम कांस्टेंट। नाउ इन जनरल जो हमारा इंडक्टर होगा उसकी वैल्यू मिली हेनरी में हो सकती है। ठीक है, आपका रेजिस्टेंस किलो ओम में हो सकता है। तो आप देखिए उस समय में कितना हो जाएगा टाइम कांस्टेंट, इट इज वेरी लेस, एंड अराउंड 4 टाइम्स टाइम कांस्टेंट अगर आप ले लोगे तो आप लगभग 96% के अराउंड आप अपने आउटपुट को अचीव कर लेते हो। 5 टाइम्स में हम लगभग 98% अचीव कर लेते हैं। और इनफाइनाइट कब करेंगे, देखिए इनफाइनाइट के लिए हमें इनफाइनाइट टाइम तक वेट करना पड़ेगा। तो क्या कोई सर्किट, कोई मशीन, कोई भी सर्किट चलाने के बाद इनफाइनाइट टाइम तक वेट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस सिचुएशन में बोल देते हैं कि स्टेडी स्टेट आ गई, 98% अचीव हो गया। उसके बाद वैसे भी वेरिएशन ना के बराबर है, ना के बराबर वेरिएशन को अप्रोक्सीमेट माना जा सकता है या इग्नोर किया जा सकता है। फाइन। तो एनालिसिस कैसे किया हमने, सिर्फ और सिर्फ हमने सर्किट की केसीएल केवीएल इक्वेशन लिखा, उस इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में डाला, उसके बाद उसका सॉल्यूशन लिखा और उसको सॉल्व करते चले गए। फाइनली कांस्टेंट की वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए हमने इनिशियल फाइनल कंडीशन को यूज कर लिया और उसके बाद ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। और टाइम कांस्टेंट क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हमने वो देख लिया। दैट्स इट अबाउट दिस सर्किट। ओके, नेक्स्ट एक और सर्किट हम ले लेते हैं। इस सर्किट में हम क्या करते हैं, हम पैरेलल आर एल सर्किट हम ले लेते हैं। सीरीज लिया था ना अभी तक हमने, तो अब हम पैरेलल ले लेते हैं। ठीक है, तो पैरेलल सर्किट में हमने क्या किया, ट्रांजिएंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे इसको क्लोज कर दिया। अभी हमने सोर्स, करंट सोर्स ले लिया, वोल्टेज सोर्स भी ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बट अभी आप देखिए तो होगा क्या, IS एक कांस्टेंट करंट होगा क्योंकि ये डीसी करंट सोर्स है, ये आपको क्या करेगा, कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा। अगर ये 2 एम्पियर का है तो हमेशा 2 एम्पियर ही प्रोवाइड करेगा, उससे कम नहीं उससे ज्यादा नहीं, आइडियल की अगर हम बात करें तो करंट IR होगा और IL में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम जानते हैं केसीएल इक्वेशन से कि जितना इनकमिंग करंट होगा किसी जंक्शन के ऊपर उतना ही आउटगोइंग करंट होगा, दैट मींस IS इज इक्वल्स टू IL प्लस IRT। फाइन। अभी हमने इनिशियल कंडीशन नहीं देखे, वो भी हम देख लेंगे, अभी हम फिलहाल सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। तो IS इक्वल्स टू IL प्लस IRT। अब ये दो डिफरेंट वेरिएबल हैं और ना ही हमारे पास अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन आई है,
तो दो डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना तो और भी कठिन हो जाएगा हमारे लिए। हम इसको क्या करेंगे, इजी बनाएंगे। इजी कैसे बना सकते हैं हम इसको, हम इन दोनों पैरामीटर को सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में करेंगे, लिखेंगे। उसके लिए हमने क्या करा, इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्योंकि सेम होगी तो वोल्टेज की मदद से लिखेंगे इन दोनों करंट्स को। तो यहाँ पे हमने एक वोल्टेज मान ली VT which will be same in both the cases here and here. The voltages will be same because these two elements are connected in parallel. Fine. तो हमने लिख दिया IR। IR कितना हो जाएगा, V अपॉन R, VT अपॉन R हो गया, सॉरी VT अपॉन R जो हो गया यहाँ पर हमारा करंट हो गया IR। IL का एक्सप्रेशन हमने पहले देखा था कैसे लिखेंगे, तो ये हमने IL का एक्सप्रेशन लिख दिया इंडक्टर के अक्रॉस। यहाँ पे लिमिट देखिए माइनस इन्फिनिटी से t तक थी, तो वही हमने यहाँ पे लिखी है। अब फाइनली हमने क्या करा, इस इंटीग्रल को, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी हमने यूज करके हमने क्या करा, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, ये जो मैं ब्लैक स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और एक ये वाली टर्म हमारे, कौन सी, ये वाली टर्म। तो ये हम 0 से मान लेते हैं जहां से हमने सर्किट को एनालाइज करना शुरू किया है। दैट्स फाइन। तो लेकिन अब ये पहले वाली चीज क्या है, देखिए ये किसका एक्सप्रेशन है, ये IL का एक्सप्रेशन है, टी का। तो एक्चुअल में ये दोनों ही टर्म क्या होंगी, करंट को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, चाहे ये फर्स्ट टर्म आप ले लो या सेकंड टर्म ले लो, दोनों ही करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट वाली तो हमें समझ में आ रही है 0 से t तक, जब आपने सर्किट को क्लोज किया 0 टाइम पे, उसके बाद t टाइम तक कितना करंट फ्लो करेगा, दैट विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। व्हाट अबाउट दिस वन, तो ये भी क्लियर है हमारा, ये माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जो वोल्टेज आपने इंडक्टर के अक्रॉस इंप्रेस करके रखी थी, उसकी वजह से जितना करंट यहाँ पे डेवलप हो गया था, दैट वाज आर दिस वैल्यू। और एक्चुअल में ये IL 0 माइनस है, विच वॉज 0 हियर, क्योंकि हमने 0 से पहले इंडक्टर को कुछ कहीं कनेक्ट नहीं कर रखा था। मान लीजिए यहाँ पे कुछ बैटरी होती तो क्या होता, तो इसमें कुछ करंट होता, तो यहाँ पे इसकी भी कुछ वैल्यू होती टर्म की, बट अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हमने इसको क्या करा, इग्नोर कर दिया। दिस टर्म इज टेकन एज 0। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये टर्म जो है ये आपका इनिशियल कंडीशन का काम कर रही है, ये पूरी टर्म जो है ये इनिशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपने देखा जैसे कि हमने KCL KVL जैसे ही लगाया हमने, तो हमें इनिशियल कंडीशन के लिए जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो हमने ये रख दी 0। ठीक है, ये खत्म। तो हमारे पास क्या बचा, एक्सप्रेशन ये बचा। लेकिन ये तो अभी भी इंटीग्रल इक्वेशन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे और डिफरेंशिएट करके इसको सॉल्व कर। नेक्स्ट, अगर हमें इसकी इनिशियल कंडीशंस फाइनल कंडीशन निकालनी है, तो इनिशियल कंडीशन क्या होगी, IL 0 प्लस या फिर IL इंफिनिटी। IL 0 प्लस कितना होगा, इंडक्टर के थ्रू कितना करंट होगा, 0 शुरुआत में, 0 प्लस पे 0 ही होगा, क्योंकि उससे पहले भी 0 था, वो चेंज नहीं होगा। सो दिस इज गिवन बाय दिस। नेक्स्ट, इंफिनिटी पे कितना होगा, अच्छा उस समय में अगर हम निकालना चाहे रजिस्टर में कितना करंट जा रहा होगा, देखिए ये जो सोर्स करंट दे रहा है ना, ये कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे 0 करंट जा रहा है तो सारा करंट यहाँ पे जाएगा, इसका मतलब इनिशियली IS करंट कहाँ जा रहा होगा, IR से जा रहा होगा, IS करंट IR से जा रहा होगा, R से जा रहा होगा, सॉरी, रजिस्टर से पूरा का पूरा IS करंट हमारा जा रहा होगा इनिशियली। नेक्स्ट, फाइनल कंडीशन में देखते हैं, फाइनल कंडीशन में क्या है, फाइनल कंडीशन में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। क्यों, क्योंकि I का कोई चेंज होगा नहीं, DC सप्लाई है आपकी, I में कोई चेंज होगा नहीं, I में चेंज नहीं होगा तो di by dt 0, इसका मतलब LDI by dt 0, इसका मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज 0, इसका मतलब ये कैसे काम कर रहा है, शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है। ओके, अब क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है, तो सारा का सारा करंट अब इनिशियली तो यहां से जा रहा था, इंडक्टर में 0 था, अब क्या होगा, अब करंट यहां पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, ये करंट हो जाएगा हमारा IS। क्यों, क्योंकि फाइनली ये शॉर्ट हो गया, ये अब यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इस बात का कुछ रेजिस्टेंस है लेकिन इंडक्टर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ से कोई करंट हमारा नहीं जाएगा, रजिस्टर जो होगा इससे कोई करंट
नहीं जाएगा। और क्योंकि इंडक्टर शॉर्ट है फाइनली, तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी इंडक्टर के अक्रॉस? जीरो हो जाएगी। और देखो रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी कोई करंट नहीं जा रहा है, तो उसके अक्रॉस भी वोल्टेज क्या हो जाएगी? आई आर, विच इज जीरो, बिकॉज आई आर जीरो है। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग हियर? इंडक्टर का करंट जीरो से आई एस जा रहा है, और रजिस्टर का करंट जो है, अगर हम रजिस्टर के करंट की बात करें तो वो आई एस से जीरो जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ट्रांजिएंट्स के दौरान ये हो रहा है एक्चुअल में। उस रिस्पॉन्स को हमें देखना है। और अगर हम जीरो प्लस पे वोल्टेज निकालना चाहे, या फिर जीरो इन्फिनिटी पे अगर हम वोल्टेज निकालेंगे, तो वो तो जीरो आ जाएगी। हमने अभी देखा जीरो प्लस पे अगर वोल्टेज निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा? जितना करंट यहाँ से जा रहा था इंटू आर, क्योंकि पैरेलल में सेम होगी। इससे निकालना वोल्टेज आसान है, तो इससे हमने निकाल दिया कि आई एस करंट फ्लो कर रहा है इसमें, और आर जो है रेजिस्टेंस है। तो इनिशियली जो होगी हमारी वोल्टेज ये हो जाएगी। अब इस एक्सप्रेशन से हमें क्या होगा? फाइनली वोल्टेज मिलने वाली है। तो वोल्टेज की इनिशियल कंडीशन रखनी पड़ेगी, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, VT over R। बट द प्रॉब्लम इज ये अभी भी क्या है? इंटीग्रल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं। और इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो हमें पता ही नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल सी हम चीज करने वाले हैं, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? लेफ्ट पार्ट जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट करंट सोर्स है हमारे पास, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा जीरो डिफरेंशिएट करने के बाद। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इंटीग्रल और डिफरेंशियल क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेटर होते हैं, तो एक दूसरे के इफेक्ट को ये नलीफाई कर देंगे। सो व्हाट विल बी गेटिंग? विल बी गेटिंग दिस। नेक्स्ट, ये जो है इसमें से 1/r कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ वी टी। ओके, तो यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन बन गई, दिस इक्वेशन विल बी like this, minus, sorry, plus. Okay, so R over L, because we will have to multiply the whole equation by R, and Vt equals to 0. तो यहाँ पर क्या हो गया? ये पार्ट हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया। आपको क्या करना है? इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला लगाना है। तो अब जो है हमें Vt मिलने वाला है, that will be equals to minus Pt e raised to the power minus Pt इंटीग्रल Q, Q यहाँ पर जीरो है, e रेस्ट टू द पावर माइनस आर बाई एल टी डी टी। तो देखो ये टर्म तो आपकी जीरो हो ही जाएगी फाइनली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जीरो आ गया। तो इस केस में ये और भी इजी हो जाएगी आपकी। ये लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है फर्स्ट ऑर्डर की, ये पार्ट जीरो ही हो गया पूरा। तो क्या बचा आपके पास? ये बचा केवल माइनस आर बाय एल टी। ठीक है, तो कितना अच्छा इजी हो गया ना अब हमारे लिए, ना इंटीग्रल करना पड़ा। ये आ गया फाइनल एक्सप्रेशन। अगेन टाइम कांस्टेंट यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? L by R हो जाएगा, विच विल अगेन गिव अस द सेम इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इसका तो कर सकते हैं, पर उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस K को हटाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं इनिशियली ये वोल्टेज कितनी थी, क्या हम निकाल सकते हैं ये वोल्टेज कितनी थी? बोलिए, इनिशियली ये वोल्टेज कितनी थी? देखो इनिशियली जो ये वोल्टेज थी सब में सेम थी। अब रजिस्टर की मदद से निकाल लीजिए। इसका रेजिस्टेंस R था और इसमें IS करंट इनिशियली इसमें जा रहा था, तो वोल्टेज कितनी थी? V0 प्लस, V0 प्लस एक्चुअली IS इंटू R थी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये चीज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। या हियर, तो इनिशियली कितना वोल्टेज था? IS, अब IS इंटू R, और जब आप t इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, सॉरी t इंफिनिटी जब आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो फाइनल वोल्टेज जीरो हो जाएगी। वो हम सोच भी सकते हैं। इनिशियल इंडक्टर क्या है? शॉर्ट सर्किट है, तो जो भी वोल्टेज इसके अक्रॉस थी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस थी, सेम इसके अक्रॉस भी आ जाएगी। लेकिन स्टेडी स्टेट में क्या होगा? ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने का मतलब क्या है?
यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फाइनल इन्फिनिटी पे वोल्टेज 0 होगी कहीं पे, और इनिशियली क्या है, IS इंटू आर। और ये कैसे जाएगी, कैसे ड्रॉप होगी, ये एक्सपोनेंशियली ड्रॉप होगी। और 63% तक डिके होने तक में जो टाइम लगेगा उसी वही हमारा टाउ होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है, एंड दैट इज गिवन बाय L/R। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने ये 2 सर्किट देख लिए हैं और हमने पूरी अप्रोच कैसे हमें सर्किट को एनालाइज करना है हमने देख लिया 2 सिंपल सर्किट के लिए, RL के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम RC सीरीज, RLC सीरीज और पैरेलल कुछ ऐसे सर्किट लेंगे, फिर कुछ थोड़े से टिपिकल एग्जाम्पल लेंगे, एंड दैट विल बी ऑल।